नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। आज हम लोग द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड का पूरा वीडियो एक ही मतलब पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले तो मैं कुछ आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कर दें, है ना। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। और वो ऐसा बच्चा जो सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी का देख रहा है वो तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद जो एग्जाम है वो एकदम स्मूथली जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए जोश खरोश के साथ द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। सबसे पहला क्वेश्चन सर है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये है क्या। तो देखो, अगर हम लोग ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबल वर्ल्ड को समझने का कोशिश करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन जो है बाबू वो एक तरीके का इकोनॉमिकल सिस्टम है। ग्लोबलाइजेशन क्या है? इकोनॉमिकल सिस्टम है। इकोनॉमिकल सिस्टम है मतलब ये जो ग्लोबलाइजेशन आप देख रहे हैं ये इकोनॉमिक्स की चीजें हैं, है ना। इकोनॉमिक्स की चीजें हैं। और हम लोग जानते हैं सर कि ग्लोबलाइजेशन पूरे दुनिया में लास्ट 50 साल में फैला है, लेकिन इसकी जो फैलाव थी, है ना, इसका एक जो आज के समय में ग्लोबल वर्ल्ड हो गया है, जो हम लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड इज ए ग्लोबल विलेज, है ना। तो ग्लोबल विलेज जो हो गया इसके पीछे एक लंबा इतिहास है और इसी हिस्ट्री को आज हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, है ना, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। किस तरीके से देश जो है वो ग्लोबल हुआ। तो सबसे पहले समझिए द अंडरस्टैंड फेनोमेनन ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज द रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड। अगर ग्लोबलाइजेशन के हिस्ट्री को समझना चाहते हैं, है ना, अगर ग्लोबलाइजेशन के हिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो हमें क्या क्या देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखना पड़ेगा हिस्ट्री ऑफ ट्रेड, माइग्रेशन, पीपुल सर्च फॉर वर्क, है ना, और मूवमेंट ऑफ कैपिटल। ये चार चीज को देख करके हम ये समझ सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का इतिहास कैसा रहा है सर। ठीक, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। आज के समय में जो वर्ल्ड है इससे पहले, आज के समय का जो मॉडर्न वर्ल्ड है इसके पहले क्या चीजें हो रही थी, है ना। तो देखो ह्यूमन सोसाइटी जो है, अगर हम लोग बात करते हैं ह्यूमन सोसाइटी की, तो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहली बार मानवीय सभ्यता की बात होती है कि सर मानव जो है वो पहली बार कब बना। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो पहली बार एकत्रित होकर रहना स्टार्ट किया, मतलब पहली बार कलेक्टिविज्म की बातें आई। इसके पहले वो यायावर जिंदगी जी रहा था, है ना, अलग अलग जगह पे जा रहा था। वो एक तरीके से मिला हुआ नहीं था। अब आती है कि जब ये सब चीजें हो रही थी तो एंशिएंट टाइम में, अगर हम लोग एंशिएंट टाइम की बात करें, है ना, अगर हम लोग एंशिएंट टाइम की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है। एंशिएंट टाइम का मतलब है कि पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव कर रहे थे, क्या जरूरत आ गई थी उनको जिसके कारण वो मूवमेंट कर रहे थे। समझ गए। कोई भी आदमी एक देश से दूसरा देश क्यों जा रहा था, इसके लिए हमें 4 फैक्टर पढ़ने होते हैं। सबसे पहला फैक्टर है टू गेन नॉलेज। कुछ ऐसे लोग थे जो अलग अलग तरीके का नॉलेज इकट्ठा करने के लिए मूव कर रहे थे। इसी के प्रोसेस में आप देखोगे क्या कि वेनसांग, वास्को डी गामा, फाहियान, ये सब इंडिया आया। और जब ये लोग इंडिया आए तो क्या हुआ, वो नॉलेज इकट्ठा की। यहां तक कहा जाता है कि अगर वेनसांग की बात करो तो वेनसांग तो 12-14 सालों तक नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ा, उसके बाद वो वापस चाइना गया। दूसरा क्यों आते हैं जी, तो फॉर मोर अपॉर्चुनिटी, है ना,
किसी लोगों को ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने के कारण वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं। जैसे आप देखिएगा क्या कि भारत में आईआईटी करता है लोग और नासा में जाके जॉब करता है ना, नासा में जाके जॉब करता था। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भारत से अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको यूएसए में मिलेगी, तो इसलिए वो क्या होता है कि ज्यादा अपॉर्चुनिटी के कारण दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं। तीसरा, फॉर रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, कुछ लोग तीर्थ करने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, है ना, तीर्थ करने के लिए। ठीक, तो तीर्थ करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं रिलीजियस और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट। ठीक, इसके बाद बात करते हैं सर टू एस्केप फ्रॉम इल ट्रीटमेंट, है ना। अगर मान लो कहीं पे ज्यादा कास्टिज्म है, कास्ट बेसिस पर है, या रिलीजियस, है ना, रिलीजियस इंटॉलरेंस ज्यादा है सर, तो ऐसे जगह से लोग एक जगह से मूव करके दूसरे जगह चले जाते हैं। तो यही मेन कारण था मूवमेंट का। अब अगर हम बात करते हैं कि आज से करीब करीब 30,000 साल पहले, सॉरी 3,000 साल पहले, यानी 3 BCE की बात करते हैं, तो कोस्टल ट्रेड जो था, कोस्टल ट्रेड इंडस वैली सिविलाइजेशन को, है ना, वेस्ट एशिया से जोड़ता था। अब देखो ये कोस्टल ट्रेड क्यों, है ना, कोस्टल ट्रेड का मतलब होता है समुद्री व्यापार। वैसा ट्रेड, है ना, वैसा ट्रेड जो किससे हो, सी के माध्यम से हो, उसको हम लोग कोस्टल ट्रेड करते हैं। तो हमें पता है सर कि वेस्ट एशिया इंडस वैली सिविलाइजेशन से अगर हम लोग कोस्टल ट्रेड की बात करें तो 3,000 साल पहले से जुड़ा हुआ था। ठीक, उसके बाद क्या है कि बहुत सालों तक ऐसा कहा जाता है कि मिलेनियम से, है ना, मिलेनियम, मिलियंस ईयर्स पहले कौड़ी एक होता है, कौड़ी, है ना, कौड़ी का यूज होता था करेंसी के लिए, करेंसी के फॉर्म में कौड़ी का यूज होता था, और कॉमनली मालदीव, चाइना और ईस्ट एशिया से, है ना। तो पहले जो ट्रेड हो रहा था वो किससे हो रहा था, कौड़ी से हो रहा था। और ये जो कौड़ी क्या होता है, देखिए कौड़ी ये होते हैं, इस तरीके का आप इमेजेस बहुत सारे देखे होंगे, जिसको इसी को हम लोग कहते हैं कौड़ी, है ना, ये कौड़ी है। इस कौड़ी का यूज होता था ट्रेड में, है ना, जब हमारा ट्रेड मालदीव, चाइना और ईस्ट अफ्रीका से चल रहा था उस समय। ठीक, अब हम बात करते हैं सिल्क रूट की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम लोग कहते हैं सिल्क रूट। यहां से क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि व्हाट इज सिल्क रूट, है ना, इससे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज सिल्क रूट, है ना। तो इसके लिए भी हम लोग को ये रूट पढ़ना पड़ेगा। देखो सबसे पहली बात है कि ये सिल्क रूट होता क्या है। तो सिल्क रूट आर अ गुड एग्जांपल ऑफ वाइब्रेंट, बहुत बेस्ट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चर लिंक बिटवीन डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए क्या है कि जब मूवमेंट होता है किसी भी पर्सन का, है ना, अगर कोई आदमी मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, यानी कि ए प्लेस से बी प्लेस चला गया, मान लेते हैं ये प्लेस ए है और ये प्लेस बी है ना, ये प्लेस बी है, तो मान लेते हैं कि यहां से आदमी यहां गया है, तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ उसके साथ उसकी बॉडी जाती है? नहीं सर, उसके साथ उसका कल्चर जाता है, उसका ट्रेड जाता है, उसका बोल चल जाता है, यानी लैंग्वेज जाता है, लिटरेचर जाता है, डायलेक्ट्स जाते हैं, यहां तक कि जर्म्स एंड डिजीज भी कैरी होता है आदमी के साथ साथ। तो सबसे पहले क्या समझे सिल्क रूट में कि सर वो वाइब्रेंट एक रूट था मॉडर्न, जो प्री मॉडर्न ट्रेड है उसका, इसके साथ साथ कल्चर और ट्रेड से हम लोग दुनिया के अलग अलग भागों से जुड़ते थे। अब क्वेश्चन आता है कि इसका नाम सिल्क रूट क्यों है? तो सिल्क रूट इसलिए है क्योंकि चाइना से निकलने वाला सिल्क कार्गो इसी रास्ते से होकर दुनिया के अलग अलग पार्टों में जाता था, इसीलिए इसका नाम सिल्क रूट रखा गया। अब इसको अगर हम ऐसे समझे कि सिल्क रूट की एग्जिस्टेंस क्रिस्टन इरा से भी पहले से है और लगभग 5th सेंचुरी तक ये वर्क किया है सर।
मतलब कह सकते हैं इसको कि ओल्डेस्ट रूट फॉर मॉडर्न वर्ल्ड, है ना। मॉडर्न वर्ल्ड का सबसे पुराना रूट था सिल्क रूट। इसी से होकर के चाइनीज पॉटरी, ये जो चीनी मिट्टी का सामान होता है वो, है ना। उसके बाद ये गलत लिखा हुआ है ना। उसके बाद टेक्सटाइल्स, मसाला इंडिया से होकर के साउथ एशिया जाता था, और उसके बदले में वहां से हमें क्या मिलते थे, गोल्ड मिलता था और सिल्वर मिलता था सर, है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पहले के समय में करेंसी का कोई वैल्यू नहीं था, करेंसी का कोई सिम्टम नहीं था, करेंसी को लोग समझते नहीं थे करेंसी क्या होता है। तो ये चीजें हमें कब पता चला, बहुत बाद में आकर के करेंसी का डेवलपमेंट हम लोग समझेंगे, है ना। और हुआ भी है। तो शुरू का जो ट्रेड था वो किससे होता था, गोल्ड और सिल्वर के फॉर्म में होता था, जो कि इंडिया को बाकी रेस्ट ऑफ यूरोप और एशिया से जोड़ता था। अब देखो ये है मेरा पिक्चर सिल्क रूट का। इसमें तुम देखोगे क्या कि ये जो रेड कलर है ना, ये जो आपको रेड कलर दिखाया जा रहा है, यही है सिल्क रूट, इसी को कहते हैं सिल्क रूट, ठीक। यही है सिल्क रूट। तो देखो क्या होता था, यहां बे ऑफ बंगाल से ये चलता था, और इस तरीके से पटना होते हुए, इलाहाबाद होते हुए, दिल्ली होते हुए, पंजाब होते हुए तकसीला चला जाता था, है ना, पाकिस्तान। मतलब इसी को बाद में शेरशाह सूरी ने 1540 से लेकर के 1545 के बीच में इसी रोड को बनाया गया था, जिसको आजकल हम लोग NH1 और NH2 का कॉम्बिनेशन मानते हैं, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, GT रोड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, GT रोड। यही है GT रोड, समझ गए। तो आज के समय में पहले इसी रूट से होकर के, और ये देखो ये रूट दुनिया के बहुत जगह पे जुड़ता था, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया से होकर जाकर जाता था, ये चाइना से भी होकर के जा रहा है। देखो इंपेरियल हाईवे है, ये चाइना का हाईवे था, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखेंगे कि पूरे दुनिया को एक रूट जोड़ रहा था, जिसको कि हम लोग सिल्क रूट कहते हैं, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको पढ़ना फूड ट्रेवल्स, है ना, स्पागेटी एंड पोटैटोस। देखिए क्या होता है कि हमने बताया था कि जब आदमी एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट करेगा, जब वो ट्रेवल करेगा, तो अपने साथ साथ अपना कल्चर ले जाएगा, और साथ ही साथ कल्चर के साथ साथ और क्या चीजें जाएगी जी, तो कल्चर के साथ साथ सर उसके ट्रेडिशन, उसके लैंग्वेज, उसके लिटरेचर, ये सभी चीजें जाती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, फूड ऑफर मेनी एग्जाम्पल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज, है ना। सबसे पहले हम लोग फूड कल्चरल एक्सचेंज को देखते हैं। क्या हो गया कि ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स, ट्रेडर्स कहा जाता है व्यापारी को, है ना, ट्रेडर्स कहा जाता है व्यापारी को, ट्रेवलर उसको कहा जाता है जो ट्रेवल करते हैं। इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप टू द लैंड्स दे ट्रेवल्ड, जहां जहां वो गए वो अपने साथ अपना खाना ले गए, जिससे एक दूसरे के फूड हैबिटेट जो था, या एक दूसरे का जो फूड था, वो क्या हो गया, मिक्स्ड हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट बिलीव दैट नूडल्स ट्रेवल्स बेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम्स स्पैगेटी। नूडल्स जो था सर, है ना, नूडल्स जो है वो यूरोपियन कंट्री से आया, और चाइना में इस को क्या नाम दे दिया गया, सैगापाटी। और परहैप्स अरब ट्रेडर्स टुक पास्ता टू द 5th सेंचुरी सिसिली। समझ गए सिसिली क्या है, एक इटली में एक आइलैंड है, उसी को सिसिली कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है कि जो अरब लोग थे सर, अरब लोग पास्ता लेकर के कहां गए, सिसिली, ठीक। आगे बढ़िए। अब कहा जाता है कि फूड वेयर ऑल्सो नोन इन इंडिया एंड जापान, सो द ट्रूथ अबाउट देयर ओरिजिन में नेवर बी नोन। इंडिया और जापान में बहुत सारे ऐसे फूड के क्वालिटी है, बहुत सारा फूड का ऐसा टाइप्स है, जिसको हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो कहां से आया है। जैसे
इसके जो कल्चरल कॉन्टेक्ट की बात अगर हम करें तो ये प्री मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत पुराना है सर, है ना। जैसे आज के समय का जो पोटैटो है, टोमेटो है, चिल्ली है, कॉर्न है, ये सभी चीजें आज से 500 साल पहले भारत में नहीं थी। ठीक, अब बात करते हैं कि बहुत सारे हमारे ऐसे चीज हैं, जैसे हम क्या बात किए थे कि ये देखो पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट, टोमेटो, चिली, है ना, स्वीट पोटैटो, ये सब भारत में नहीं थे, है ना। इन सिस्टर नहीं होगा, एनसिस्टर्स होगा, है ना, इसको एनसिस्टर्स पढ़ना। तो क्या होगा, ऑन देर नॉट नोन टू एनसिस्टर अंटिल अबाउट 5 सेंचुरी अगो। आज से 500 साल पहले अगर भारत में कोई पूछता कि आलू क्या होता है सर, तो आलू नहीं पता था बाबू, है ना, आलू नहीं पता था, सोया नहीं पता था, ग्राउंडनट नहीं पता था, टोमेटो नहीं पता था, चिली और स्वीट पोटैटो नहीं पता था। मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आज के समय में बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे हैं सर जो कॉमनली आज से पहले हमें नहीं पता था इसके बारे में, है ना। अब देखो होता क्या है कि जब यही चीज हमारे पास आई, बाहर से आई, और जब यहां पे आई तो हमने क्या किया, इस पर ही निर्भर होना शुरू किया। ठीक, इस पर ही निर्भर होना शुरू किया। जैसे कहा जाता है कि दीज फूड्स वेर ओनली इंट्रोड्यूस इन यूरोपियन एंड एशियन आफ्टर कोलंबस। जब कोलंबस आया है 1598 ईस्वी में, उसके बाद ये चीजें आई, है ना। एक्सीडेंटली डिस्कवर द बेस्ट कॉन्टिनेंट दैट कुड बी लेटर बिकम नोन एज अमेरिका। जब अमेरिका की खोज हुई 1598 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा जब किया गया, और अभी जो तब वहां से बहुत सारी चीज जानने को मिला कि ये नूडल्स होता है सर, समझ गए। अब देखो कह सकते हैं कि हम जिस अमेरिका की बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ अमेरिका का मतलब होता है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और कैरेबियन, ये तीनों को मिला के हम लोग अमेरिका की बात कर रहे हैं। तो जब तक कोलंबस एशिया नहीं आया था सर, तब तक यूरोप में बहुत सारी चीज इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे। जब वो एशिया आया, जब हमारे इंडिया में, जब वो एशियन कंट्री में आया, एशियन से फिर यूरोप में गया, तो आपस में जाने से बहुत सारे खाने के जो आइटम्स थे उसके बारे में लोगों को जानकारी हुई। यही देखिए है नूडल्स, है ना, इसको चाइना में क्या कहा जाता है, स्पैगेटी कहा जाता था उस समय तक। ठीक, अब देखिए यहां पे हमको पढ़ना है आयरिश पोटैटो फेमाइन। आयरिश पोटैटो फेमाइन ऑल्सो ए इंपॉर्टेंट चैप्टर, है ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो क्या है कि समटाइम्स द न्यू क्रॉप कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। जो नया क्रॉप होता है सर, उस पर लोग ज्यादा से ज्यादा डिपेंड कर जाते हैं, वो उनके जीवन और मरण का सवाल हो जाता है ना। जैसे यूरोपियंस पुअर बिगेन टू ईट बेटर लाइफ एंड बेटर एंड लाइव टुगेदर लॉन्गर विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ हम्बल पोटैटो। पोटैटो का इंट्रोडक्शन होने से बहुत सारे यूरोपियन देश ऐसे थे, एक तो आयरलैंड है जिसके बारे में पढ़ रहे, वहां पे गरीब लोग जो इसको खा खा के अपनी जिंदगी को सुधार रहे थे। मतलब इसको ऐसे समझो कि पोटैटो जो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था, है ना। और जब ये रोल प्ले कर रहा था तो क्या हो गया कि लोग इस पर एकदम डिपेंडेंट हो गए। आयरिश पुअरेस्ट पीजेंट्स, जो गरीब किसान होते थे, बिकम सो इंडिपेंडेंट ऑन पोटैटो दैट वुड बी, है ना, दैट वुड बी इज डिस्ट्रॉय द पोटैटो, सॉरी बिंड, मतलब बिंड का मतलब यहां पे क्या होगा, खराब मौसम। ठीक, जब खराब मौसम के कारण उसका पोटैटो क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया सर, ऐसा कहा जाता है 1840 में, है ना, तो हजारों लाखों लोग मारे गए भूख के कारण। आयरलैंड में हम्बल पोटैटो, पोटैटो को हम्बल इसलिए कहा जाता था कि गरीब जो किसान होते थे इसी को खा करके अपना गुजारा कर रहे थे। लेकिन जब 1840 के आसपास खराब मौसम के कारण पोटैटो खत्म हो गया, उसके फसल बर्बाद हो गए, तो ऐसा कहा जाता है कि हजारों हजार लोग इस भूखमरी का शिकार हुए और वो मर गए। इस पोटैटो का इतना कीमत था उस समय वहां पे, है ना। अब हम आगे बात करेंगे
कि दिस इज नोन एज आयरिश पोटैटो फेमाइन। इसी को हम लोग आयरिश पोटैटो फेमाइन का नाम दिए, है ना, आयरिश पोटैटो फेमाइन का नाम दिए। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग देखें कि सर फूड हैबिटेट जो है इसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं कन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड की। देखिए कन्क्वेस्ट का मतलब यहां पर होगा गुलामी से, है ना, कन्क्वेस्ट का मतलब यहां पे गुलामी हो जाएगा। ठीक, या कन्क्वेस्ट का मतलब होता है बंदी बनाना, और डिजीज तो समझ में करते होगा, और ट्रेड का मतलब भी समझते हो। चलिए एशिया और अमेरिका, एशिया और अमेरिका का 16वीं शताब्दी में सर नया सी रूट खोजा गया। ठीक, तो जब जैसे ही सी रूट खोजा तो लोग अब इजिली आ जा सकते थे एक जगह से दूसरी जगह। उस समय तक इंडियन सब कंटिनेंट जो था वो सेंटर ऑफ द ट्रेड था, है ना, व्यापार का सबसे बड़ा। अगर हम लोग बात करें तो उस समय अगर 100% ट्रेड हो रहा था पूरे दुनिया में, तो उस समय का 80% एक्सपोर्ट वो सिर्फ इंडियन सब कंटिनेंट में हो रहा था। मतलब पूरे दुनिया को खाना हम खिला रहे थे। ठीक, लेकिन जैसे ही यूरोपियन उसमें घुसा, जैसे ही सी रूट को खोजा गया, है ना, तो जैसे ही सी रूट खोजा गया तो यूरोपियन लोग इंडिया आए, और जब इंडिया आएंगे तो यूरोपियन जो आए इंडिया, तो उन्होंने क्या किया, हमारे ट्रेड को और एक्सपेंड किया। तो अब पहले हमारा जो था ट्रेड वो इंडिया से ईस्ट एशिया की तरफ हो रहा था, अब हमारा ट्रेड यूरोप और एशिया दोनों में हो रहा था। ठीक, लेकिन अब बात आती है सर कि इस समय जो भी ट्रेड हो रहा था, है ना, वो सब प्रीसियस मेटल से हो रहे थे, चाहे वो सिल्वर से हो रहा था या गोल्ड से हो रहा था। अब देखा क्या गया कि दो देश पेरू और मैक्सिको, यहां पे सोना और चांदी का खदान मिल गया, और जब सोना और चांदी का खदान मिला तो प्रीसियस मेटल सिल्वर फाउंड इन द माइन ऑफ पेरू एंड मैक्सिको इनहेंस यूरोपियन वेल्थ एंड फाइनेंस इट्स ट्रेड विद एशिया। इसके खोज के लिए जैसे ये खोज हुआ तो यूरोपियन क्या हुए, और वेल्दी हुए, और अमीर हुआ, और वो एशिया के ट्रेड में और पार्टिसिपेट किया बढ़ चढ़ के। ठीक, अब यहां पे तुमको एक देखना है कि आपने एक नाम सुना होगा, एक केजीएफ मूवी है ना, केजीएफ मूवी है। आप इसमें एक जगह का नाम सुने होंगे जिसका नाम है एल डोराडो, है ना, एल डोराडो। इसको सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता था, सिटी ऑफ गोल्ड। ठीक, इसके खोज में भी यूरोपियन पागल हो जा रहे थे, इसको भी बहुत खोजा गया, समझ गए। तो ये चीजें हमको बताती है। अब आता है कि अगर हम लोग 19वीं सेंचुरी की बात करें तो कब से कब तक पढ़ेंगे सर, 1850 से लेकर के 1940 तक। ठीक, 1850 से लेकर के 1914 तक, इसको कहते हैं 19वीं सेंचुरी। इसमें क्या हो गया कि जो फ्लो ऑफ ट्रेड था, है ना, यानी कि आप कह सकते हैं कि 3 तरीके की मूवमेंट वहां कॉमनली देखने को मिल रही थी, है ना। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इनहेंस हुआ इसके कारण 3 तरीके का मूवमेंट। पहला मूवमेंट की अगर हम बात करें तो क्या था, द फ्लो ऑफ ट्रेड। ट्रेड में किसका, तो गुड्स का, है ना, एक देश से दूसरे देश क्या जा रहा था, गुड्स जा रहा था। फ्लो ऑफ लेबर, फ्लो ऑफ लेबर जिसको हम लोग बाद में इंडेचुअर्ड लेबर के रूप में पढ़ेंगे। और मूवमेंट ऑफ द कैपिटल, इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। अब यूरोपियन के पास पैसा आ गया तो वो क्या कर रहे थे, देश को ट्रेड कर रहे थे, है ना। और ये तीनों चीज जो आम आदमी होता है, कॉमन आदमी, है ना, कॉमन मैन, इसके जिंदगी को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है। इसको समझते हैं कैसे, सबसे पहले बात करते हैं कि अब जो चीजें हो रही थी, लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे, है ना, लेबर अपॉइंट किया जा रहा था, इन्वेस्टमेंट हो रहा था, मतलब सबका एक ही मोटा था, लार्ज प्रोडक्शन। क्या था, लार्ज प्रोडक्शन। सभी का एक ही चीज है सर, ज्यादा से ज्यादा कमाइए, ज्यादा अपना प्रोडक्शन बढ़ाइए।
तो ज्यादा प्रोडक्शन से क्या होगा? ज्यादा प्रोडक्शन से होता है ज्यादा कंजप्शन, और ज्यादा प्रोडक्शन से जब ज्यादा कंजप्शन होगा तो क्या होगा कि ज्यादा कंजप्शन आने से चीजें आसानी से ज्यादा इनकम कमाया जा सकता है। ठीक, अब देखिए हुआ क्या कि यहां पे हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा ब्रिटेन के बारे में। 19वीं सेंचुरी के आसपास क्या हो रहा था कि 19वीं सेंचुरी के आसपास ब्रिटेन लॉक्ड हर सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड। अब देखो हुआ क्या कि ब्रिटेन में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, है ना, ब्रिटेन में बहुत सारे लोग रहे। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वहां नई नई इंडस्ट्रीज लग रही है, और नई नई इंडस्ट्रीज लग रही तो हमने आपको बताया था कि लोग माइग्रेट करेंगे, ब्रिटेन में आ रहे थे। लेकिन जितना ब्रिटेन आ रहे थे सर, उस हिसाब से वहां अनाज नहीं था, है ना, अनाज नहीं था, क्योंकि कोई भी देश उतना ही अनाज का उत्पादन करता है जितना वो कंज्यूम करता है। अब एकाएक ब्रिटेन में बहुत सारे आदमी आ गए, तो क्या हो गया? इट वाज बिकॉज ऑफ द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ अर्बन सेंटर एंड इंडस्ट्रीज। एज ए रिजल्ट क्या हुआ? प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज। पीपुल स्टार्टेड इंपोर्टिंग फूड फ्रॉम अदर कंट्री वेयर इट वाज चीपर। जहां आसान सस्ता मिलता था वहां से मंगाना स्टार्ट किया, और जैसे ही मंगाना स्टार्ट किया तो जो बाहर का अनाज जब आएगा किसी देश में, तो आमूमन बात है कि वहां के किसान नाराज हो जाएंगे। तो वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंपोर्ट ऑफ ग्रेन्स, है ना, इंपोर्ट जो कर रहे थे वहां के लोग अनाज को, है ना, इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स जो था उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और इसी रिस्ट्रिक्शंस का नाम दिया गया कॉर्न लॉ, है ना। यानी कि द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड द इंपोर्ट ऑफ कॉर्न अंडर द प्रोविजन ऑफ लॉ कॉल्ड कॉर्न लॉ, है ना। तो ये जो कॉर्न लॉ है ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, कॉर्न लॉ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फिर से समझ लीजिए, अगर कह दिया गया कि व्हाट इज कॉर्न लॉ, तो सीधे सीधे लिखिए, इन द 19th century Britain locked herself self-sufficiency in food. It was because of the uncontrolled growth of population and expansion of urban city and industries. As a result, price of food grains increased. People started importing food from the other country where it was cheaper, or the government restricted the import of corn under the provision of law called corn law. अब देखो, जैसे ही कॉर्न लॉ हुआ, जैसे ही कॉर्न लॉ को इंप्लीमेंट किया गया, तो बाहर का अनाज तो अंदर आएगा नहीं, है ना। तो बाहर से जब अनाज आएगा नहीं सर, तो क्या होगा? तो समझिए कि क्या होगा, इसका इफेक्ट होगा। इफेक्ट ये हुआ कि ब्रिटेन में लोग को खाने नहीं मिल रहा था, है ना, उनको खाना खाने नहीं मिल रहा था, ये स्थिति था वहां पे। और जब ऐसी स्थिति कहीं पे हो जाती है तो क्या हो जाएगा कि वहां के सरकार फिर से क्या किया? एवोलाइज कर दिया कॉर्न लॉ को, कॉर्न लॉ को खत्म कर दिया। और जब कॉर्न लॉ को खत्म किया, है ना, तब एक अलग इकोनॉमिकली ऑर्डर देखने को मिला। यहां तक कि इंडिया की बात करते हैं, क्या हो गया? जब एवोलाइज हो गया कॉर्न लॉ, तो द इफेक्ट्स ऑफ एवोलाइज कॉर्न लॉ आल्सो अफेक्ट इंडिया एज सम चेंजेस अकर्ड इन वेस्ट पंजाब। वेस्ट पंजाब में क्या देखने को मिल रहा था? वहां फर्टाइल लैंड थी सर। तो जो ब्रिटिश यहां रूल कर रहे थे वो पंजाब को ट्रांसफॉर्म्ड किए, है ना, फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड के कारण क्या किए? डेवलप इरिगेशन सिस्टम टू ग्रो मोर व्हीट एंड कॉटन फॉर एक्सपोर्ट। और ये एक्सपोर्ट कहां हो रही थी? ब्रिटेन हो रही थी। तो अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहले तो ब्रिटेन की सरकार, ज्यादा पॉपुलेशन जब आया तो कॉर्न लॉ, वहां के अनाज महंगा हो गए, और जब अनाज महंगा हो गया तो लोग दूसरे से देश से मंगाना स्टार्ट किए, और जब दूसरे देश से मंगाना स्टार्ट किया तो क्या किया वहां की सरकार? अब जब दूसरे देश से कोई मंगाएगा अनाज तो वहां से सस्ता आता था, तो सस्ता आता था, ज्यादा मंगाते थे लोग, और ज्यादा मंगाने के चक्कर में क्या हुआ कि वहां के किसान आ गए रोड पे। तो वहां की सरकार क्या की? कॉर्न लॉ ले आई, जिसके तहत अब इंपोर्ट करना मुश्किल हो गया। लेकिन वहां के सरकार, वहां के जो किसान थे उसके पास हैसियत नहीं था उतना ज्यादा अनाज उत्पादन करने का जितना कंज्यूम हो रहा था। और जब इतना ज्यादा कंजप्शन होगा सर,
तो क्या होगा कि अनाज तो आप उत्पादन कर रहे, तो दिन प्रतिदिन अनाज का दाम बढ़ता जाएगा, जिसके कारण वहां के बहुत सारे सिटी जो थे वो खाली होने लगे लेबर से। तो अंतिम में सरकार क्या की, कॉर्न लॉ को एबोलाइज किया, और जैसे ही कॉर्न लॉ को एबोलाइज किया, दुनिया के अलग अलग देश ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन पर ध्यान देने लगे। उस समय इंडिया जो था वो ब्रिटेन का कॉलोनियल रूल था, और जब कॉलोनियल रूल था तो उन्होंने क्या किया कि इंडिया के बेस्ट पंजाब को है ना ट्रांसफॉर्म किया, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट किया, और वहां पे इरिगेशन डेवलप सिस्टम करके व्हीट और कॉटन का उत्पादन बढ़ाया, और इसको वापस फिर ब्रिटेन के मार्केट में बेचा। ठीक, अब आता है कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन 19th सेंचुरी वर्ल्ड। देखो हुआ क्या कि 19th सेंचुरी के आसपास, 19th सेंचुरी के आसपास कुछ नए नए चीज का खोज हुआ, जिसमें से सबसे पहला था रेलवे, स्टीम शिप। स्टीम शिप कहा जाता है भाप से चलने वाले इंजन को, जो पानी वाला जहाज होता है जो भाप से चलता है उसको स्टीम शिप कहा गया। और टेलीग्राफ, ये 19th सेंचुरी के वर्ल्ड पर बहुत बड़ा इंपैक्ट किया। क्यों किया? पहले जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था किसी भी गुड्स का, वो कैसे हो रहा था जी? तो वो टांगा से हो रहा होगा, बैलगाड़ी से हो रहा होगा, आदमी अपने सर पे उठा के ले जा रहा होगा, इतना ही होगा ना। और जैसे ही रेलवे और स्टीम शिप का मतलब क्या उसको कह सकते हैं, जैसे ही रेलवे आई है ना, ये देखो रेलवे जैसे ही बनी, ठीक, ये रेलवे बनी तो ये क्या किया, लैंड ट्रांसपोर्टेशन को दिया फास्ट कर। स्टीम शिप बना तो इसमें बहुत ज्यादा मटेरियल डाल दीजिए, बहुत ज्यादा मटेरियल डाल दीजिए, भरेगा ही नहीं। तो इस दोनों से अब क्या हो गया था, ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया था। अगर सी के रास्ते करना है तो स्टीम शिप का यूज कीजिए, लैंड के रास्ते करना है तो रेलवे का यूज कीजिए। तो इससे क्या हो गया कि क्या था कि रेलवे फास्टर था और लाइटर वैगन था, यानी इसकी बोगी जो थी वो हल्की थी और रेल तेज चलता था। लार्जर शिप हेल्प टू मूव मोर चिपली प्रोडक्ट होगा ये, है ना, चिपली एंड क्विकली फ्रॉम फार अवे फ्रॉम द अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, है ना, यहां सबसे ये चीजें ला करके ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, इंडिया से, यहां से ला करके यूरोप के मार्केट में इसको खपाया जाने लगा, है ना। तो टेक्नोलॉजी जैसे ही बढ़ी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन जैसे जैसे इजी हुआ, तो क्या हो गया कि दुनिया के प्रत्येक लोग, प्रत्येक देश किस में भिड़ गया सर, वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा था, ज्यादा से ज्यादा बेच रहा था मार्केट को, है ना। अब आगे बात करते हैं कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मीट ट्रांसपोर्टेशन। देखिए इसके लिए दो चीज आपको पढ़ना है ना। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसके लिए दो चीज पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला तो हमको ये पढ़ना है सर कि 1870 के समय पर क्या हो रहा था, और उसके बाद हमको पढ़ना है कि जब रिफ्रीज्ड शिप आया तब क्या हो रहा था। देखो 1970 के आसपास में, अब मीट के प्रोडक्शन की बात अगर हम करते हैं तो यूरोप में मीट का कंजप्शन बहुत था, क्योंकि अमूमन बात है आप भी जानते हैं कि मीट जो मीट है सर वो गर्म तासीर का होता है। गर्म तासीर का मतलब क्या होता है कि उसको खाने से थोड़ा शरीर में गर्मी होती है, और यूरोप में ठंडा पड़ता है। तो यूरोप में मीट का ट्रांसपोर्टेशन तो, मीट का कंजप्शन तो खूब था, लेकिन बनाएंगे कहाँ, साहब के पास जमीन नहीं है। तो वो दुनिया के अलग अलग कोने से मीट को प्रोड्यूस करता था, मतलब मीट को इंपोर्ट करता था। कैसे इंपोर्ट होगा सर? तो सबसे पहले क्या होता था कि मीट के रूप में सबसे ज्यादा जाता था गाय, उसके बाद जाता था बैल, हाँ गाय बैल एक ही हो गया, है ना, फिर जाता था भेड़, फिर जाती थी बकरी, है ना, बकरी। तो ये सब चीजें जो जा रही थी, मतलब कह सकते हो कि काव, है ना, गोट, सिप, है ना, ये सब चीजों का एक्सपोर्ट होता था। तो ये सबको क्या करता था, उठा के जहाज में डाल दिया, पानी वाले जहाज में भेज दिया। लेकिन प्रॉब्लम अब हुआ, अब क्या होता सर कि ये जो काव, गोट, सिप को जहाज में चढ़ा के भेजा जाता था,
तो 4-4, 5-5 महीने लगते थे जहाज को पहुंचने में। तो बहुत सारा गाय बीमार हो जाती थी, बहुत सारा बकरी बीमार हो गई, बहुत सारा मर गई, कुछ का वजन लूज हो गया। तो यहां से भेजे थे 40 किलो, वहां जाके मिल रहा है 20 किलो। अब लोगों को लग रहा है बेईमानी कर रहा है ना। कुछ तो ये स्थिति तक पहुंच जाते थे कि उसको काट के खाया नहीं जा सकता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, साहब के पास जमीन है नहीं ज्यादा कि जाकर के फिर वहां इस बकरी जिसको भेजे उसको जाकर के खिला के तो मोटा करेगा तब उसको खाएगा, जमीन तो उनके पास है नहीं। तो करेंगे क्या? तब आई बात रेफ्रिजरेटेड शिप की। अब ऐसे शिप का इस्तेमाल होने लगा सर, जिसमें जो सामान रख दीजिए लंबे समय तक, है ना, लॉन्ग टाइम तक वो फ्रेश होता था। तो अब क्या किया जाता था, इस सब को, चाहे वो गाय हो, बकरी हो, भेड़ हो, ये सब को क्या किया जाता था, काट करके उसके मीट को इस रेफ्रिजरेटर शिप में भर के एक्सपोर्ट किया जाने लगा। अब देखो होता क्या था, पहले की बात करते हैं, एक बकरी ज्यादा जगह छेकेगी, जबकि एक बकरी का मीट आपको एक पॉलिथीन में आ जाएगा, तो स्पेस बढ़ा। ठीक, पहले एक शिप जो था वो 100 गाय को ले जा पाता था, लेकिन अब वो 1000 गाय का मीट ले जा रहा है। तो यहां से क्या हुआ कि जो देश थे अलग अलग, चाहे वो एशियन कंट्री हो, है ना, अफ्रीकन कंट्री हो, यहां पे क्या हुआ, बूचड़ खाने खुले। और बूचड़ खाने में क्या होता है कि इसको काट के मीट बनाया जाता है। और अब जो एक्सपोर्ट हो रहा था वो डायरेक्ट मीट का हो रहा था। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है वो मीट ट्रांसपोर्टेशन में भी काम कर गया। ये देखिए मीट ट्रांसपोर्टेशन का इमेज, है ना। पहले क्या होता था कि जानवर को भेजा जा रहा था, एनिमल डायरेक्ट जा रहे थे सर। उसके बाद क्या हो गया, जब टेक्नोलॉजी आ गई तो अब मीट जा रहा था। ठीक, तो ज्यादा से ज्यादा जानवर मरेगा ना जी, तो ज्यादा ज्यादा जानवर मर रहा था, जिसके कारण अब एनिमल हस्बेंड्री की बात होने लगी कि जानवर पालिए। उसी में एक चीज आता है सर, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये जो जानवर और गाय ये सब जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, इसमें क्या हो गया कि एक बीमारी होती थी जिसको प्लेग कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? प्लेग। प्लेग अब चूंकि जानवर में होता है इसलिए इसको कहते हैं कैटल प्लेग, है ना, कैटल प्लेग। इसमें 3D की बात आती है ना, ये 3D। पहला तो डेथ, दूसरा डिस्चार्ज और तीसरा डायरिया। देखो डिस्चार्ज का मतलब क्या है, उसके आंख से मुंह से हमेशा लार गिरते रहेगा सर। ठीक, डायरिया का मतलब उसको पतला पैखाना होगा, समझ गए। तो डायरिया का मतलब क्या, पतला पतला पैखाना करेगा, जिसके कारण, और पैखाना में पॉटी। देखो जीके गेमिंग लिख रहा है, पैखाना क्या होता है, गजब गजब इंसान है यार। पॉटी, है ना, पॉटी। तो इससे क्या होता था कि जानवर मर जाता था। और ऐसी स्थिति आई कि अगर हम लोग अफ्रीका की बात करें, है ना, अफ्रीका की बात करें, और ऐसा कहा जाता है कि पोटी में जो जो जानवर सटेगा सबको होगा, इसके लाड़ के संपर्क में जो आएगा सब आएगा, इसके आंसू के संपर्क में जो आएगा सबको होगा। ऐसा कहा जाता है सर कि ये जो मीट का प्रोडक्शन हुआ था तो लोग बहुत सारा गाय पालना स्टार्ट किए थे। और ये जो प्लेग है इसके कारण अफ्रीका में 1890 के आसपास 1890 के आसपास 90% जो जानवर थे वो मर गए, है ना। इसी को नाम दिया गया क्या, रिंडर पेस्ट और द कैटल प्लेग। इसी का क्या नाम दिया गया है, रिंडर पेस्ट और कैटल प्लेग, है ना। इसी का नाम दिया गया कैटल प्लेग, समझ गए। क्या हुआ था कि हम जानते हैं सर कि जैसे ही रेफ्रिजरेटर शिप आया, ज्यादा जानवर के मीट का एक्सपोर्ट होने लगा, तो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने लगा। और इंपोर्ट जब भी यूरोपियन कंट्री करेगा तो वो कहीं से एक्सपोर्ट होगा। तो
तो जो एशियन कंट्री थे या अफ्रीकन कंट्री थे, वहां के किसान अब क्या कर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा गाय पाल रहे थे, और ज्यादा से ज्यादा गाय पाल करके क्या कर रहे थे, उसको बेच रहे थे। तो साउथ अफ्रीकन कंटिनेंट में 1980-90 के समय में क्या हो गया कि गाय में एक बीमारी फैल गई जिसको कैटल प्लेग कहते हैं, जिसके बारे में हम आपको बताए भी। उसको आंसू चलेगा, मुंह से झाग झाग चलते रहेगा, है ना, बुखार रहेगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा उसके शरीर में, है ना, पतला पतला पैखाना होगा, है ना, जिसको डाइसेंट्री कहते हैं, डायरिया या डाइसेंट्री। इसके कारण जानवर मर जाते थे, और 90% जानवर मर गए सर, है ना, 90% जानवर मर गया। अब हम लोग बात करते हैं किसका, इंडेचुअल लेबर माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। अब देखिए ये इंडेचुअल लेबर होते क्या है। इंडेचुअल लेबर वैसे प्रत्येक लेबर को कहा जा सकता है जो एक जगह से दूसरे जगह काम करने के लिए भेजे जाते हैं, ठीक। जैसे देखिए इंडेचुअल लेबर का मतलब क्या होता है, मीन बॉन्डेड लेबर अंडर कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क फॉर एन एम्प्लॉय फॉर ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए आदमी को भेज दिया जाता था दूसरे कंट्री। 19th सेंचुरी के समय में लाख्स ऑफ इंडियन एंड चाइनीज इंडेचुअल लेबर वर सेंट टू वर्क ऑन प्लांटेशन इन माइंस इन द डिफरेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अराउंड द वर्ल्ड। Most Indian indentured worker come from the present day region of East Uttar Pradesh, Bihar, Central India and Tamil Nadu। तो क्या पता चला कि जब किसी लेबर को एक स्पेसिफिक समय के लिए किसी दूसरे देश में भेजा जाता था काम करने के लिए, और जब वो वहां काम करते थे स्पेसिफिक समय के लिए, तो ये जो लेबर होते थे वो क्या में काम करते थे, या तो प्लांटेशन वर्कर में काम करते थे, या माइंस में काम करते थे, या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में काम करते थे। अगर इंडिया की बात करो तो सबसे ज्यादा इंडेचुअल लेबर कहाँ के जाते थे, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया और तमिलनाडु के। तो यही होते हैं इंडेचुअल लेबर। अब देखिए बात करते हैं कि डिस्टिंगनेशन एंड कंडीशन फॉर इंडेचुअल लेबर। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कंडीशन कैसा होता था, है ना। अब देखिए होता क्या है सर कि यहां से लोग, इंडिया से लोग कहां जाएंगे, तो जाते थे अफ्रीका, ठीक। वहां पे बहुत सारे देश हैं, जैसे गयाना हो गया, फिजी हो गया, यहां पे जाकर के वो काम करते थे, है ना। और इतना हालत उनका खराब था सर कि मत पूछिए। और इंडिया में भी असम में अगर हम बात करते हैं तो असम के प्लांटेशन में उसको खूब काम करवाया जाता था। अब कहा जाता है कि जो इंडेचुअल लेबर है उसको छुट्टी दी जाएगी, लेकिन ऐसा बहुत कम किस्मत वाला लेबर ऐसा हुआ जिसको ये छुट्टी मिलती थी। काम इतना करवाया जाता था, इतना करवाया जाता था कि वो लोग सिर्फ मशीन बन के रह जाते थे, खाइए काम कीजिए, खाइए काम कीजिए, ऐसे। अगर इंडेचुअल लेबर को अगर अच्छे से समझना है आपको, तो आप एक मूवी का नाम बताते हैं, नाम है जिसका KGF। इस मूवी को अगर आप देखे होंगे तो वो जो गोल्ड माइंस में सभी लोग काम कर रहे थे, है ना, वो सभी इंडेचुअल लेबर ही थे, समझ गए। अब कंडीशन तो देख लिए, डिस्टिंगनेशन अफ्रीका देख लिए, कंडीशन देखते हैं। इंडेचुअल लेबर को जो रिक्रूटमेंट होता था वो एजेंट के द्वारा होता था, है ना, और इसको कमीशन मिलता था। तो ये क्या करते थे, गांव के भोले भाले लोग को क्या कहते थे कि भैया अच्छा जिंदगी अच्छा जीने लगोगे, ज्यादा पैसा कमाओगे, और भी बहुत सारा बेनिफिट्स है ना। ऐसे करके उसको भेज दिया जाता था, कहाँ, प्लांटेशन लेबर के रूप में। और वहां जाने के बाद उनको पता चलता था कि बहुत स्थिति खराब है, वहां आदमी को आदमी नहीं पूछा जा रहा है। आगे बात समझ में। तो यही था कंडीशन ऑफ इंडेचुअल लेबर। अब देखो एक चीज और समझते हैं, लेबर जो होता था उसके पास एक स्पेसिफिक नंबर होता था। जैसे मान लो कि कोई लेबर है जिसका स्पेसिफिक नंबर है 786, तो क्या किया जाता था, 786 नाम का एक लोहा का बना होता था, उसको गर्म करके उसके पीठ पे मार दिया जाता था, समझ गए।
तो इतना ज्यादा खराब स्थिति था इंडेचुअर्ड लेबर का, महीनों तक काम चल रहा है सर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इंडेचुअर्ड लेबर है, इसके देख के तुमको नहीं लग रहा है कि ये बदहाली का जिंदगी जी रहा है? ये प्रत्येक लोग बदहाली में है, ना तो खाने का ठीक से व्यवस्था है, ना रहने का ठीक से व्यवस्था है ना। तो ये स्थिति थी इंडेचुअर्ड लेबर की। अब हम लोग बात करेंगे किसका, द इंटर वॉर इकोनॉमी। अब देखिए हो क्या रहा था, बड़ा मजेदार चीज है। अलग अलग देश ज्यादा से ज्यादा इनकम कमाना चाह रहे थे। और इनकम कैसे आएगा सर? जब वहां की ज्यादा से ज्यादा जमीन उसकी होगी, वहां के ज्यादा से ज्यादा लोग उसके लिए काम करेंगे, और जब ज्यादा से ज्यादा लोग उसके लिए काम करेंगे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ साफ है सर कि ज्यादा ज्यादा लोग तभी काम करेंगे जब वो गुलाम हो। तो सब गुलाम बनाए, यहां तक कि गुलामों को खरीदा बेचा गया। लेकिन ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में वो बैर भी ले रहे थे। एक दूसरे देश जो था एक दूसरे का कट्टर विरोधी हो रहा था। इसी को पढ़ना इंटर वॉर इकोनॉमी के रूप में। देखिए हुआ क्या कि 1914 आते आते, यानी कि कह सकते हैं आप लोग 18वीं शताब्दी का, है ना, 18वीं शताब्दी के अंत होते होते पूरा दुनिया दो खेमे में बट गया, है ना। मतलब 2 पावर ब्लॉक्स में कन्वर्ट हो गया। ये जो वर्ल्ड है वो 2 पावर ब्लॉक में बटा। एक को कहते हैं ब्लॉक ए और एक को कहेंगे ब्लॉक बी। एक ब्लॉक का नाम लिखा गया एलाई और दूसरे का नाम रखा गया सेंट्रल। एक का नाम रखा गया एलाई, दूसरे का नाम रखा गया सेंट्रल। एलाई कंट्री में था कौन कौन? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और बाद में ज्वाइन किया यूएस। जबकि अगर दूसरे सेंट्रल पावर की बात करें तो यहां पे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ऑटोमन एम्पायर, इटली का, ये सभी आपस में मिल करके 4 साल खूब लड़ा सर, खूब लड़ा। 1914 से लेकर के 1980 तक कुत्ता जैसा लड़ा ही लोग, ठीक। और पहला वर्ल्ड वॉर जो हुआ इसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर। मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहला बार ऐसा हो रहा था कि मॉडर्न वेपन्स का यूज हो रहा था, लाइक मशीन गन, टैंक, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स। और ये सब के यूज होने के कारण क्या हुआ? जो डिस्ट्रक्शन हुआ वो मैसिव स्केल पर हुआ। इतने लोग मरे कि लोग लाशें गिन नहीं पा रहे थे, है ना। अब आता है कि सर इसका इंपैक्ट को समझ के देखो। अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं तो लगभग 9 मिलियन लोग मरे और 20 मिलियन लोग घायल हुए। 9 मिलियन लोग मरे हैं सर। अब लड़ाई झगड़ा जब होगा तो दिक्कत क्या होगी कि लोग अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, ऑफिस अच्छे से चलेगा नहीं। तो जो आम आदमी था, हाउस होल्ड इनकम ऑल्सो डिक्लाइन ड्यू टू डेथ और इंजुरी ऑफ द अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली एंड वुमेन हैड टू टेक द जॉब। जब वर्ल्ड वॉर होगा तो 9 मिलियन लोग ही कौन मरे? ये वो लोग थे जो घर के अर्निंग पर्सन थे, है ना। ये कौन थे? अर्निंग पर्सन थे। और जब ये मर गए तो जो फीमेल थी, उस घर की महिलाएं थी, वो क्या करी? काम करने के लिए घर से बाहर निकली, ठीक। उसके बाद क्या है? बहुत सारे लोग कर्ज ले लेके लड़ाई लड़ रहे थे। जैसे देखो, ब्रिटेन बोरेड लार्ज सम ऑफ मनी फ्रॉम यूएस बैंक एज वेल एज यूएस पब्लिक। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बैंक से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लोगों से ब्रिटेन जो था वो ह्यूज अमाउंट में कर्ज ले रहा था। और यही चीज यूएसए को बना दिया इंटरनेशनल क्रेडिटर।
मतलब पहली बार ऐसा देखने को मिला सर कि यूएसए जो है वो वर्ल्ड की पॉलिसी निर्धारित करने लगी, है ना, वर्ल्ड की पॉलिसी निर्धारित करने लगी कि भैया पैसा दोगे, पैसा तभी देंगे जब ये चीज तुम मानो, पैसा यही तभी देंगे जब ये चीज मानो। तो ऐसे करके वो दुनिया का सबसे बड़ा देश में कन्वर्ट हो गया। इस इमेज को देखिए, यहां पे देखो लाशें गिरी है, ये आदमी मरा हुआ है और इतने लोग मिलकर के इस तोप को आगे खींच रहे हैं। और वो क्यों खींच रहे हैं? कि और आदमी को मार सके, है ना। तो ये था इंपैक्ट वर्ल्ड वॉर का दुनिया के ऊपर। इसके कारण एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहेंगे द ग्रेट डिप्रेशन। 1929 और मिड 1930 आते आते जो लोग ड्यूज लेकर के लड़ाई लड़ रहे थे ना, उनको तो अब उसका रिटर्न करना होगा, है ना, रिटर्न करना होगा। विथ किसके साथ? तो क्या उसको कहता है, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट के साथ। तो ये जो इंटरेस्ट के साथ साथ जो कैपिटल रिटर्न करना था, इसके कारण पूरे दुनिया की हालत खराब हो गई, है ना। ड्यूरिंग दिस पीरियड मोस्ट ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस कैस्टेटॉपिक डिक्लाइन इन प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, ट्रेड, यहां तक कह सकते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टरल, है ना, मतलब सब कुछ गजब का तहस नहस हो गया था। तो प्रोडक्शन तो आ नहीं रहा। तो ऐसे स्थिति को कहते हैं हम लोग ग्रेट डिप्रेशन। इसी को कहा गया ग्रेट डिप्रेशन। लड़ाई के बाद आपके पास पैसा है नहीं कि आप कुछ कीजिएगा, कंपनी आपकी चलेगी नहीं, और जब कंपनी चलेगी नहीं तो प्रोडक्शन होगा नहीं, लोग मर गए, कंज्यूम कौन करेगा? पैसा है नहीं लोगों के पास। तब देखो ये जो इमेज है ये हमें वहां के कंडीशन को बताता है। ये बच्चा एक तख्ती पर लिखे हुए प्लीज गिव माय डैड ए जॉब, मतलब ये कंडीशन आप समझ सकते हैं कि आप लोग भी बच्चे हैं, है ना, लेकिन आप लोग को इस बात का थोड़ा सा भी फिक्र नहीं होगा कि मेरे पिताजी पैसा कहां से लाते हैं। और ये कंडीशन है कि बच्चे को पता है कि मेरे पिताजी के पास काम नहीं है, वो ऐसा तख्ती लगा के खड़ा रहता था कि सर कोई काम हो, लोग अपने गले में तख्ती लगा के घूमते थे कि कोई काम हमसे करवा लो, लेकिन जब प्रोडक्शन होगा तब तो काम होगा। तो ग्रेट डिप्रेशन इसी को कहेंगे। अब इसके हम लोग फैक्टर की बात करते हैं, है ना, क्या क्या अपने फैक्टर था। तो देखो सर, एक फैक्टर है तब तो बात की जाए, है ना, एक फैक्टर रहेगा तब ना बात करेंगे सर एक फैक्टर था। नहीं, हो क्या रहा था कि जिस समय वॉर चल रही थी, है ना, जिस समय वॉर चल रही थी उस समय सभी कुछ का प्रोडक्शन बढ़ गया था, सभी कुछ का प्रोडक्शन बढ़ गया था, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, है ना, बूट हो, गन पाउडर हो, सबका प्रोडक्शन बढ़ा हुआ था। और एकाएक बंद हो गया। जब युद्ध बंद हो गया तो क्या हो गया? देखो ये सब कारण हुआ। सबसे पहले एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन रिमेन ए प्रॉब्लम। अब जो एग्रीकल्चर से ज्यादा प्रोडक्शन कर लिए थे, वॉर खत्म हो गया, तो अब वो प्रॉब्लम है, उसको रखने में दिक्कत हो रही है लोगों को। दिस डिक्रीज द प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। फार्मर ट्राई टू एक्सपेंड प्रोडक्शन बाई ब्रिंगिंग ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट टू द मार्केट to maintain their overall income, but this further decrease the price of agricultural product in the market. किसान ज्यादा से ज्यादा अनाज को बेच रहा है, और ज्यादा से ज्यादा अनाज इसलिए बेच रहा है कि सर उसको अपने घर का जो जरूरत की चीजें उसको फुलफिल करना। अब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन जब हो गया है वो, तो जब वो ज्यादा मार्केट में, तो क्या होगा? प्राइस घटेगी, और प्राइस घटने के बाद क्या होगी कि पहले वो 10 किलो अनाज बेच के अपना फुलफिल कर रहा था, वो 10 मन बेच के भी नहीं कर पा रहा। तो पहली तो ये होगी। दूसरी, अगर 1920 की बात करें तो बहुत सारा कंट्री ऐसा था जो अपना टोटल फाइनेंस इन्वेस्ट कर दिया था लड़ाई में, जैसे यूएस।
ये तो अपना टोटल पैसा लोन के रूप में दे दिया था, है ना। यहां तक कि जो अमेरिकन कैपिटलिस्ट था, जो भी यूरोपियन को लोन दे रहा था, वो सबको बंद कर दिया। तो लोन देना बंद कर दिए, आपके पास अब ज्यादा पैसा बचा नहीं है लोन देने के लिए, तो यही अब जो भी पैसा उसको बचा के रखना है सर, क्योंकि उसकी भी तो जिंदगी है। तो ये सब रिस्पॉन्सिबल हुआ किसके लिए? ग्रेट डिप्रेशन को लाने के लिए। अब देखिए इसके इफेक्ट की बात करते हैं हम। जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ उसका कुछ ना कुछ मार्केट में इफेक्ट हुआ है, और वो इफेक्ट क्या था, इस पर अब हम लोग बात करेंगे। ग्रेट डिप्रेशन का क्या इफेक्ट होता है, इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला इफेक्ट कहां हुआ और कैसा हुआ? तो इन यूरोप द डिप्रेशन लेड टू द फेल्यूर ऑफ सम मेजर बैंक, बहुत सारा बैंक दिवालिया हो गया। कोलैप्स ऑफ करेंसीज, है ना, करेंसी जो है कोलैप्स कर गया। यूएस वार सेवरली अफेक्टेड बाय द डिप्रेशन, यहां तक कि यूएस भी इस डिप्रेशन के कारण इफेक्ट में आया, क्योंकि अपना पैसा तो सब साहब दे दिए थे लड़ाई लड़ने के लिए, और जब वो लड़ाई लड़ने के लिए दे दिए तब उनके पास कुछ बचा नहीं, और जब उनके पास कुछ बचेगा ही नहीं तो उनकी जिंदगी कैसे चलेगी, है ना। द बैंक हैड कट डोमेस्टिक लेंडिंग इज कॉल्ड बैंक लोन, है ना। बैंक जो था वो खुद ग्राहक से लोन लेके दिया था, क्योंकि बैंक के पास तो अपना बहुत सारा पैसा होता ही नहीं है। तो वो क्या करता है, आदमी से लोन लेता है, उसको कुछ परसेंटेज देता है और वो बड़े लोगों को देता है। बड़े लोग लोन चुकाए नहीं तो बैंक भी कोलैप्स करेगा, है ना। फार्मर जो था, ये फार्मर है बाबू, फार्मर जो था वो अपना हार्वेस्टेड प्रोडक्ट बेच नहीं सकता है ना। हाउस होल्ड वेल रन एंड बिजनेस कोलैप्स कर गया। यहां तक कि यूएस बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स बिकॉज बैंक वेर एबल टू रिकवर इन्वेस्टर्स, collect loans and repay depositors। ये समझ लो बैंक है ना। इसको दो आदमी मिलकर चलाता है, एक तो डिपोजिटर जो उसमें पैसा जमा करता है, और एक बोरोवर जो उससे लोन लेता है। बोरोवर से ही बैंक जो है वो लेता है इंटरेस्ट, है ना, इससे इंटरेस्ट लेता है, और बैंक जो है वो डिपोजिटर को इंटरेस्ट देता है। अब देखो बोरोवर पैसा दिया नहीं तो बैंक कहां से देगा डिपोजिटर्स को? नहीं देगा। ऐसे हालत में बैंक क्या हो गया, कोलैप्स कर गया। यूएस अटेम्प्ट टू प्रमोट इट्स इकोनॉमी इन द डिप्रेशन बाय डबलिंग द इंपोर्ट ड्यूटी। अब देखो क्या हो गया कि जो इंपोर्ट हो रहा है, तो जो भी चीजें इंपोर्ट हुई उस पर क्या किया, डबल ड्यूटी लगा दिया, डबल ड्यूटी। और ड्यूटी जैसी बढ़ेगा तो वो चीजें महंगी हो जाएगी, और जैसी महंगी हो जाएगी, एक तो पहले से पैसा नहीं है, दूसरा आप क्या किया, ड्यूटी डबल कर दिए, जो कि वर्ल्ड जो ट्रेड था सर उसको बुरी तरीके से प्रभावित किया। मतलब ऐसे समझो कि जीरो क्रेडिट पर पूरा दुनिया चला गया, है ना। चलिए हम कोशिश किए इस वीडियो में कि आपका 80% ये चैप्टर को रिकवर करने का, है ना, 80% इस चैप्टर को रिकवर कर पाए हैं। फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। हम जरूर कहेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा बच्चे को भेजो। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं बाबू तुम लोग के लिए, और मेरे मेहनत का सिर्फ एक ही फल है कि आप लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें आपके लिए इस तरीके का वीडियो बनाने के लिए प्रमोट करता है ना। अगर आप लोग इस तरीके से हमारे साथ खड़े रहेंगे तो मैं आपको इस तरीके का बहुत सारा वीडियो दूंगा, और वीडियो देख के ही सिर्फ आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। चलिए मैं हूं अजीत कुमार, साइन ऑफ।